पहले की अपेक्षा वर्तमान समय में महिलाओं में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में काफी बदलाव देखा जा सकता है। शिक्षा का स्तर बढ़ने के बाद महिलाओं को प्राप्त अधिकारों से वह स्वयं परिचित हो चुकी हैं। लेकिन आज भी महिलाओं का काफी बड़ा वर्ग इन अधिकारों व भारतीय कानूनों से जो कि महिलाओं को प्राप्त हैं अपरिचित है। आज कुछ ऐसे ही कानूनों के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें और जानें भारत में महिलाओं को मिलने वाले ऐसे अधिकार व कानून जिनसे महिलाओं पर हो रहे अपराधों के लिए न्याय व सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक आठिया और स्वागत है आपका संवैधानिक संवाद में। दोस्तों, मैं हमेशा ही प्रयासरत हूं कि इस चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ा वर्ग जो कि स्वयं को गरीबी व अशिक्षा के कारण हीनता की भावना के चलते कमजोर महसूस करते हैं, उन तक न्याय व अधिकारों की शक्ति से सजगता व सशक्तता की भावना का उद्गम हो सके। 21वीं सदी में आज भी ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जो भारतीय कानून, संविधान व न्याय से अपरिचित है, या ऐसा कहें कि वह भारतीय तो हैं मगर नाम के। दोस्तों, न्याय यकीनन ही जब आप ठीक तरह से भारत में कानून व संविधान को समझ पाएंगे तो महसूस करेंगे कि वाकई न्याय की शक्ति क्या है। अतः यही कहना चाहूँगा कि खोखली राजनीति व स्वार्थ पूर्ति के लिए की जाने वाली राजनीतिक गतिविधियाँ हम आए दिन देख रहे हैं, यह संविधान या कानून नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग यही उदाहरण बताकर भारतीय संविधान व कानून के नाम पर खिल्ली उड़ाया करते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे महिलाओं पर हो रहे अत्याचार व अपराध पर बने कानूनी संरक्षण, संविधान के मूल अधिकारों में महिलाओं के लिए स्थान और भारतीय दंड संहिता की उन प्रमुख धाराओं को जो महिलाओं पर होने वाले अपराधों पर लगाई जाती हैं। तो चलिए जानते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत घरेलू हिंसा की बहुत विस्तृत परिभाषा दी गई है। निम्नलिखित कारक घरेलू हिंसा की परिभाषा में आते हैं: शारीरिक हिंसा, लैंगिक हिंसा, मौखिक व भावनात्मक हिंसा, आर्थिक दुरुपयोग, दहेज की मांग आदि घरेलू हिंसा की परिभाषा में शामिल हैं। घरेलू हिंसा की शिकायत का अधिकार केवल पीड़ित महिला को ही नहीं बल्कि पीड़ित महिला की ओर से कोई और भी व्यक्ति इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकता है। पीड़ित महिला के अलावा उसका कोई भी रिश्तेदार, सामाजिक कार्यकर्ता, एनजीओ, पड़ोसी इत्यादि भी महिला की ओर से शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि घरेलू हिंसा की घटना हो चुकी हो। अगर किसी को यह शक है कि किसी महिला के ऊपर घरेलू हिंसा की जा सकती है, तब भी इसकी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य भारत में महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए और उनके मुद्दों और चिंताओं के लिए एक आवाज प्रदान करना है। आयोग ने अपने अभियान में प्रमुखता के साथ दहेज, राजनीति, धर्म और नौकरियों में महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व तथा स्वयं के लिए महिलाओं के शोषण को भी शामिल किया है। साथ ही महिलाओं के खिलाफ पुलिस दमन और गाली गलौज को भी गंभीरता से लिया है। बलात्कार पीड़ित महिलाओं के राहत और पुनर्वास के लिए बनने वाले कानून में राष्ट्रीय महिला आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अप्रवासी भारतीय पतियों के जुल्मों और धोखे की शिकार या परित्याग की गई महिलाओं को कानूनी सहारा देने के लिए आयोग की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही है। आप हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में राष्ट्रीय महिला आयोग की लिंक प्राप्त कर ऑनलाइन भी महिला आयोग में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इस अधिनियम के माध्यम से गर्भपात के नियम दिए गए हैं। कोई भी गर्भपात किस डॉक्टर द्वारा किया जाएगा या व्यवस्थित रूप से इस अधिनियम में बताया गया है। यह एक आपराधिक अधिनियम है जिसमें गैर पंजीकृत डॉक्टर द्वारा गर्भ समापन हेतु दंड रखा गया है। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य महिलाओं को वेश्यावृत्ति से बचाना है एवं जो महिलाएं पूर्व से वेश्यावृत्ति इत्यादि कामों में लगी हुई हैं उनका उत्थान करना है। अधिनियम के अंतर्गत सुधार गृह एवं संरक्षण गृह बनाए गए हैं तथा नए वेश्यालय को खुलने से रोकने का पूर्ण इंतजाम किया गया है। इस अधिनियम के बनने के बाद से भारत भर में वेश्यावृत्ति एवं मुजरा घरों में काफी कमी आई है। भारत की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार से मानव शरीर का संभोग हेतु खरीदा बेचा जाना पूर्णतः प्रतिबंध है। वेश्यावृत्ति की रोक हेतु अधिनियम सार्थक सिद्ध हुआ है। भारतीय दंड संहिता 1860 में अश्लीलता को परिभाषित नहीं किया गया है। अश्लीलता से संबंधित धाराएं 292, 293 साल 1969 में संशोधित की गई थीं। इस संशोधन के माध्यम से विज्ञान, साहित्य, कला के उद्देश्य हेतु इन धाराओं का उदार बनाया गया। इस धारा को बनाने का मकसद समाज में महिलाओं के प्रति उस विचारधारा को दूर करना है जो महिलाओं के साथ लिंग आधारित भेदभाव को जन्म देता है। महिलाओं को सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह पेश करने वाले विचारों को इस धारा के अंतर्गत पूर्णतः प्रतिबंध किया गया है। भारतीय दंड
संहिता की धारा 354 स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला आपराधिक बल का प्रयोग के विषय में वर्णित है। ऐसा करने वाले को 2 वर्ष तक की सजा हो सकेगी या साथ में जुर्माना या दोनों दंड से दंडित किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 इस अपराध को भारतीय दंड संहिता में बलात्संग भी कहा गया है। यह अत्यंत जघन्य अपराध है। यह अपराध भारत की प्रमुख समस्या बनकर उभरा है। भारतीय दंड संहिता में इस अपराध में मृत्यु दंड तक दंडनीय रखा गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अनुसार पहले जीवन साथी के जीवित रहने पर दूसरा विवाह करना दंडनीय अपराध है। इसके लिए 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है और दोषी जुर्माने से दंडनीय होगा, परंतु यह धारा उन लोगों पर लागू नहीं होती जिन लोगों को व्यक्तिगत विधि के अंतर्गत दूसरा विवाह करने का अधिकार अपनी रूढ़ी और प्रथाओं द्वारा दिए गए हैं। भारतीय दंड संहिता में महिलाओं के प्रति अश्लील गाने या अश्लील कार्य करना दोनों ही दंडनीय अपराध बनाया गया है। धारा 294 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी लोक स्थान में कोई अश्लील कार्य करेगा या इस लोक स्थान के समीप कोई ऐसे अश्लील गाने या गीत या शब्द सुनाएगा जिससे दूसरों को परेशानी हो, वह साधारण या सश्रम दोनों में से किसी भी प्रकार की कारावास जिसकी अवधि 3 साल तक हो सकेगी से दोनों से दंडित किया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में पदावली विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण का प्रयोग किया गया है। दोनों वाक्यों का उद्देश्य समान न्याय प्रदान करना है। उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पतंजलि शास्त्री के मतानुसार विधि का समान संरक्षण विधि के समक्ष समता का ही उपसिद्धांत है तथा व्यावहारिक रूप में दोनों एक ही हैं। संविधान के अनुच्छेद 15(3) में स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है कि अनुच्छेद 15 में वर्णित प्रावधानों से प्रभावित रहते हुए राज्य महिलाओं के लिए विशेष उपबंध कर सकेगा जो कि उनके लाभ के लिए होगा, अर्थात ऐसी विधि बनाई जा सकती है जो महिलाओं के लाभ से संबंधित हो। भारतीय संस्कृति में नारी के सम्मान को बहुत महत्व दिया गया है। संस्कृत में एक श्लोक है, यस्य पूज्यन्ते नार्यस्तु तत्र रमन्ते देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, किंतु वर्तमान में जो हालात दिखाई देते हैं वह चिंताजनक है। इसका एक कारण यह भी है कि स्वयं महिलाएं भी अपने अधिकारों व कानून से अपरिचित हैं, जिसके चलते वह चुपचाप अपने ऊपर हो रहे अपराधों को सहते आ रही हैं। आशा है यह वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी होगी। ऐसे ही अन्य जानकारियों को प्राप्त करने हेतु कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करें।